इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फैक्टर। यहाँ पार्ट वन है। पार्ट वन में इसकी मैं ब्रीफ समरी दे रहा हूँ फैक्टर की। फैक्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला क्या होगा, काउंटिंग ऑफ फैक्टर होगा, पहला वाला पोर्शन। दूसरा क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर होगा। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपको गिनना पड़ेगा कि फैक्टर कितने हैं, और यहाँ पे जो भी फैक्टर होंगे ना उनका जोड़ क्या होगा, और यहाँ पे जितने भी फैक्टर होंगे ना उनका आपस में गुणा करके जो भी आएगा वो आंसर देना है। ओके, चलो मैं बता देता हूँ फैक्टर होते क्या है एक्चुअल में। चलो यहाँ से समझते हैं फैक्टर के बारे में। एक वर्ड आएगा आपका यहाँ पे फैक्टर, और दूसरा वर्ड होगा आपका मल्टीपल। दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। एक जैसे 12 है नंबर, 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो जिस जिस नंबर का 12 में डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, कोई रिमाइंडर ना रहे, वो सारे इसके फैक्टर होंगे। क्या 1 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा? बिल्कुल सर, तो 1 है फैक्टर। 2 भी कर देगा इसको, हाँ 6 टाइम करता है इसलिए है। क्या 3 भी करता? बिल्कुल सर। 4 का भी इसमें भाग चला जाता है, 5 का नहीं जाता इसलिए नहीं होगा। 6 का भी जाता है और 12 का भी। इसलिए कभी भी 12 के फैक्टर पूछे जाए ना तो आप गिन के बता दोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे इसके फैक्टर सर। लेकिन 12 तो एक स्मॉल नंबर था, स्मॉल नंबर था इसीलिए आपने गिन दिया। अगर ये कहीं एक बिगर नंबर हो, मैं बोल 10,500, अब इसके इस टाइप से निकालोगे तो निकालना बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए कुछ चीज़ें आएंगी, वो समझना है हमको। देखो मल्टीपल क्या होते हैं 12 के, वो देख लेते हैं। 12 के मल्टीपल 12 ही होगा। उसका 2 टाइम कितना होता है? 24। 12 का 3 टाइम 36, और डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो यहाँ से एक डेटा और कैलकुलेट हो जाता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर तो फिक्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं समझ लेता हूँ कि 12 के फैक्टर 6 हैं, तो ये हैं कैसे, वो समझते हैं थोड़ी सी एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये 12 था मेरा, 12 तो मैंने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये 6 बार गया होगा, ये 2 से 3 बार, और ये 3 से 1 बार। तो मैं 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर मेरा कितना आया है? 1। ओके, आंसर निकालने का एक तरीका है बहुत इजी से। ये पावर है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, और इंटू, और ये है ना इसमें भी पावर में एक एक्स्ट्रा करना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो अभी मैंने काउंट किए थे 12 के फैक्टर कितने थे, 6 ही आए थे कि नहीं। अब वो क्यों होते हैं ऐसा, इसमें एक ऐड, इसमें जो मैंने एक ऐड किया गया है एक्स्ट्रा, पहले तो माइंड में ये चल रहा होगा कि एक ऐड एक्स्ट्रा क्यों किया है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ऐड करने के बाद यहाँ गुणा क्यों लगा दिया आपने, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे मेरा तो मन होता है कि भाग लगा दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, पर मल्टीप्लाई ही क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है आपका। अभी दिखाते हैं उसी चीज़ को फिर से डिसाइड करके कि 12 जो था ना नंबर, वो 2 की पावर 2 था कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया था कि नहीं, इंटू 3 की पावर 1 था। तो ये जो है ना 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0 भी था, 1 भी उसमें होता है, 2 भी होता है, तो 2 ही तक तो जाना था मुझे। ऐसे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, अगर मैंने देखे थे तो इसके जो फैक्टर्स आए थे ना, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 था, 6 था, एंड अपने आप में खुद वो नंबर इटसेल्फ। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 होना तो वो 1 होता है कि नहीं। तो इसलिए इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने से एक फैक्टर मिल गया होगा 1। 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, दूसरा फैक्टर भी आपको मिल गया है। इस 2 का 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो आपका 2 मिल गया होगा कि नहीं, एक और फैक्टर। इसी 2 का जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, एक और फैक्टर मिल गया होगा। इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 बन गया होगा, ये फैक्ट। इस 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ए 1 से सॉरी, तो ये 4 भी मिल गया होगा। तो यहाँ से इस टाइप से ना हमें सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। एक चीज़ देखिए, और लास्ट यहाँ से एक ही बार में समझ में आ जाएगी यहाँ पे, कि अगर एक नंबर है ना n, वो लिखियो इस फॉर्मेट में, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। ओके, और यहाँ पे जो ये ए बी सी है ना, ये प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। लिख दे रहा हूँ प्राइम नंबर।
ये याद रख लेना, ये यहाँ पे प्राइम नंबर होती है, ए बी एंड सी प्राइम नंबर नहीं है तो उनको प्राइम नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तब हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपने कहा था कि एक ऐड क्यों कर देते, पावर में एक ऐड हो जाता है, यहाँ पे भी देखो पावर में एक ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे भी पावर में एक ऐड कर दिया जाएगा। क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से पावर में एक ऐड इसलिए किया जाता है कि हमें ना ये दिखाई नहीं देता है, ये वाला जीरो वाला 2 की पावर 0 3 की पावर 0 वाला। और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने ही से तो ये मिले हैं मुझे सारे के सारी चीज़ें डेटा है। ओके, इतना आपके माइंड में शायद आ चुका होगा, अब मुझे नहीं कहना होगा आगे इसके बारे में। और यहाँ पे भी ये समझ गए प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कैसे आएंगे, 240 में कुल कितने गुणनखंड हैं। 240 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो 240 के आप क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे नहीं करने लगेंगे, जो ऐसे करने लगेगा उसका पेपर नहीं फाइट होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप 24 को ना डिवाइड कर दो 8 इंटू मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 में ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। और ये जो जीरो है ना ये 2 इंटू 3 के अंदर ब्रेक हो, 2 इंटू 5 में ब्रेक होगी कि नहीं। अब जो है ना ये 8 और ये 2 मिला के 2 की पावर 4 बनाएंगे कि नहीं। और ये देखो 3 की पावर 1 है कि नहीं। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला 5 की पावर 1 है कि नहीं। ये देखो 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, 3 भी और 5 भी उसी की पावर तो है कि नहीं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, जो ये नंबर है ना इसमें एक ऐड कर लेंगे पावर में, ओके, मल्टीप्लाई इस पावर में फिर एक ऐड कर देंगे, इस पावर में फिर एक ऐड कर लेंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या हो गया 20। देखो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। तो 10500, इसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये 105 होता है ना, 21 पंचे 105 होता है कि नहीं। और ये जो होता है ना 00 ये 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं, ये 21 को मैं लिख दूंगा 3 इंटू ये वाला 5 यहाँ पे और यहाँ से 7 वाला ये आ गया आपका, ठीक है। अब इस नंबर को ना मैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 10 का स्क्वायर को। तो 2 का स्क्वायर ये आ गया आपका कि नहीं, 5 का स्क्वायर ये पावर 2 है, एक पावर ये है, टोटल पावर 5 की कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछ दिया गया, क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो पावर से एक एक्स्ट्रा 3, पावर से एक एक्स्ट्रा 2, पावर से एक एक्स्ट्रा 4, पावर से एक एक्स्ट्रा 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48, 48 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पे क्या पूछा गया, 360 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं। सम का मतलब इवन होगा, इवन वाले देखो कैसे चेक करेंगे, इवन वालों का चेक करने का तरीका भी सेम ही है, कोई भी हम तरीका बदलेंगे नहीं। एक तरीका आपके काउंटिंग का होगा, एक तरीका आपका होगा एडिंग का और एक तरीका होगा मल्टीप्लाई का, बस 3 तरीकों पे पूरा चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये है ना 360, तो यहाँ पे 36 को 6 इंटू 6 लिख देंगे और इस जीरो को 2 इंटू 5 लिखेंगे कि नहीं। एक 2 इंटू 3 से नंबर को लिख देंगे कि नहीं 6 को। तो 2 इंटू 3 और ऐसे ही यहाँ से निकल आएगा एक टू ये टोटल 2 कितने हो जाएंगे 3। यहाँ से एक 3 और एक 3 यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और 5 की पावर 1 और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सम गुणनखंड, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर बनाने के लिए पहले मैं एक इवन नंबर को ही बाहर लिख दे रहा, क्या कर दे रहा हूँ बाहर। यहाँ से 2 एक बाहर आ गए तो बचेंगे कितना 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। मुझे सम निकालना था इसीलिए मैंने 2 ये बाहर लिख दिया, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आएगा 2 की पावर 0 भी आएगी ना जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ना वो उसे इवन बना देगा, इसीलिए मैं 2 को बाहर लिख देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, जो पावर है ना वो एक एक्स्ट्रा कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे भी जो पावर है ना वो एक एक्स्ट्रा कर दूंगा मैं यहाँ से, ओके।
अब यहाँ पे भी जो पावर है ना वो एक एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, आपका 18 आंसर हो जाएगा। ये याद रख लेना, कभी भी इवन पूछा जाए तो 1 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ओके, क्योंकि वो उसे इवन बना देता है। जैसे कि अभी नहीं आया समझ में तो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ बैक जा करके इस प्रोसेस पे। यहाँ पे देखो कि जो मैंने 12 वाला सिखाया था ना आपको, 12 वाला क्या सिखाया था कि जो 12 के जो फैक्टर्स थे ना वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 से निकला था कि नहीं। अगर मैं एक 2 बाहर निकाल लूँ यहाँ पे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बनेगा कि नहीं। और यहाँ से इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये पावर से एक एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं, और पावर से एक एक्स्ट्रा 4 बन रहा है कि नहीं। अच्छा 4 होंगे तो देखो एक भी था यहाँ पे, 2 भी इसका फैक्टर था, 3 भी था, 4 भी था, 6 भी था और 8 भी। इवन वाला 2 होगा आपका और 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यही तो होंगे 4। तो 4 ही निकले थे। अब सर आप कॉन्सेप्चुअल और समझना चाहो तो देखो कैसे समझेंगे हम। ये जो है ना 2 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यही तो होगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर मैं चाहूँ तो इसे इवन बनाना चाहूँ तो क्या इस 1 का इनमें मल्टीप्लाई करने से इवन बनेगा, नहीं बनेगा। इनसे बन जाएगा, इन्हीं से तो बनेगा। तो इसीलिए देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई करें या इससे तब बनेगा, 4 का इससे या इससे, तो 2 बार ऊपर से हो गया, 2 बार नीचे से, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पे, इसमें भी समगुणनखंडों की संख्या पूछी गई है 4200 के अंदर। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ, 4200 को यहाँ पे लिख दिया मैंने 4200, और इस 42 को 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये है ना 2500 को 100 होता कि नहीं, ये 00, 25 इंटू 4। अब देखो यहाँ से ये एक 2 निकलेगा, एक 2 यहाँ से, तो 2 मेरा टोटल 3 निकलेंगे कि नहीं, ओके। अब यहाँ से देखो 5 की पावर 2 है कि नहीं ये, और एक यहाँ से 3 और निकलेगा, ठीक है। 3 की पावर क्या है, 1 है कि नहीं। और यहाँ से 7 की पावर क्या है आपका, 1। अब मुझे ये पूछा गया है कि यहाँ पे इवन पूछा गया है सम वाला, तो मैं 2 को बाहर इसीलिए कर देता कि कभी भी 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 7 की पावर 0 उस 2 से मल्टीप्लाई होने से वो उसे क्या बना देगा, इवन बना देगा। इसलिए मैं इस 2 को बाहर कर लेता हूँ, ओके। और सारे नंबर एज इट इज़ लिख दिए। चलो यहाँ से इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं कि नहीं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, ये पावर है ना इससे एक एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ पे भी पावर में एक एक्स्ट्रा, जो पावर है ना यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा कर दिया, पावर से एक एक्स्ट्रा फिर से। तो 3 तिरका 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, कौन से गुणनखंड विषम वाले बताने हैं। मैंने देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता कर लिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की बारी आई तो 360 को फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो। इस 36 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, और इस वाले 0 को 2 इंटू 5। अच्छा यहाँ से देखो एक 2 ये मिलेगा, एक ये और एक ये, टोटल 2 कितने हो जाएंगे, 3। और यहाँ से 3 और 3 दो जगह से, तो 3 का स्क्वायर, और 5 की पावर क्या हो गया, 1। अब मुझे निकालना क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम निकालना है तो पता ना, एक भी अगर यहाँ पे आ गया ना 2 वाला तो फिर उसे क्या कर देगा, वो सम कर देगा। और आपकी जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। केवल एक 2 ही ऐसी नंबर है जो कि इवन है। अगर मैंने यहाँ से 2 हटा दिया ना, अब तो कोई इवन नंबर आ ही नहीं सकती वैसे भी। तो अब ये तो सारे ऑड हैं, और इसमें पता ना केवल 2 की पावर 0 वाला तो आता है, लेकिन वो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है।
वन वाला लेंगे और वो मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, अब ये वाला हटाने के बाद यहाँ पे लूँगा। टू पावर टू है तो एक एक्स्ट्रा, पावर टू है तो एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6। तो 6 होंगे आपका टू यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड्स विथ जीरो ऑफ इतनी। मतलब ऐसे बताने हैं फैक्टर जो कि जीरो पे ख़त्म होते हैं, मतलब वो ऐसे इसके गुणनखंड होंगे जिसके अंत में जीरो जरूर होगा। तो वो कैसे करेंगे, जो 4 की पावर 3 है ना यहाँ पे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 की पावर 6 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये है ना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये 15 है ना, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और ये 7 की पावर 4 है कि नहीं आपका। चलो इन दोनों को अब यहाँ पे कर लो, 2 की पावर 8 बन गया कि नहीं, और यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 3 है और 7 की पावर क्या है आपका 4। ओके, यहाँ पे पूछा क्या गया आपका, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए क्योंकि मैंने इन्हें प्राइम नंबर पे ले गया। यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर थे जो 4 प्राइम नहीं था, 6 प्राइम नहीं था, 15 भी प्राइम नहीं था, इसलिए मैंने कहा था इन नंबरों को प्राइम पे ले जाएंगे। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिए तो पावर पे एक एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। 5 थी तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी 3 थी तो 4 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 बनेगा, 20 का इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बन जाएगा, और 120 का जब ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1080। तो 1080 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो n के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है, यहाँ पे क्या पूछा गया, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या वो देख लेते हैं पहले। क्या ये 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, आपसे पूछा जाए क्या 4 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ सर 2 का स्क्वायर होती है। क्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, आप बोलोगे सर हाँ 3 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे नंबर से मुझे बताने हैं जो ये नंबर जो n है ना, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो सारे नंबर से बताने हैं। तो कितने होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा n दिया गया है ना, मैं पहले ही उसे पूर्ण वर्ग संख्या की पावर कर ले रहा हूँ। जैसे कि 2 की पावर 9 है तो वो 4 की पावर, पता है ना, जैसे ही मैंने 2 किया यहाँ पे एक्स्ट्रा ली है मैंने 4 में, तो 2 से भाग करेंगे तो 4 रह जाएगा, एक बचेगा 2, उससे मतलब ही नहीं क्योंकि वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं, तो हमें पूर्ण वर्ग से ही मतलब। यहाँ देखो 3 है ना, इसको 9 करेंगे ना, और जैसे ही मैंने देखा कि 2 यहाँ पे आई है 9 में, तो 2 पे भाग देंगे तो 3 ही बचेंगे, एक जो 3 बचेगा ना 7 में से, वो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, तो उससे भी मतलब नहीं होगा। यहाँ देखो 5 वाला है ना, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब एक बचेगा 7, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, तो एक पावर में एक एक्स्ट्रा करेंगे, पावर से एक एक्स्ट्रा कर देंगे यहाँ पे भी, और पावर से एक एक्स्ट्रा, और पावर से एक एक्स्ट्रा। चलो यहाँ पे देखो 5 चौको कितना होता है 20, और 20 दिया 60, और 60 दूनी 120, आपका आंसर क्या हो गया 120। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन, n इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इस टाइप से है, कितने n के कितने पूर्ण वर्ग, तो ये तो अभी जस्ट किया था मैंने 120 वाला। ओके, यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इतने विच आर परफेक्ट स्क्वायर, वही पूछ दिया इन्होंने जस्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताना है का मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी कितनी होगी जो इसे पूर्णतया विभाजित करे, किसे, इस नंबर को। तो मैं ना 2 को ना 4 की पावर क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये जो है ना 3 की पावर 8 में इसको 9 की पावर 4 लिख दूँ। यहाँ पे जो है ना 5 की पावर 9 एक 25 की पावर 4 लिख दे रहा है, एक जो 5 बचेगा ना वो पूर्ण वर्ग बन ही नहीं पाएगा, इसलिए उससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ देखो ये 49 की पावर 5 लिख दूंगा कि नहीं, यहाँ पे यहाँ तक किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक पावर से एक एक्स्ट्रा, ओके, पावर से एक एक्स्ट्रा,
यहाँ पे भी पावर से एक एक्स्ट्रा, पावर से एक एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं ये 20 बन गया कि नहीं, ये 30 बन गया कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 600 आया कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 600। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया, परफेक्ट क्यूब पूछा गया, पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे कि 8 होता है कि नहीं आपका पूर्ण घन, 2 का होता नहीं क्यूब। यहाँ देखो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है कि नहीं। तो ऐसे ही बताना है मुझे परफेक्ट क्यूब। तो मैंने देखा है एन जो है ना ये 9 की पावर है, क्या ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तब तो गलत है। तो मैं पहले से परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहा हूँ, इस 9 को 3 का स्क्वायर की पावर 9 लिखा, और इसी 9 को मैं 3 की पावर 18 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 ले रहा हूँ, और 3 का भाग जब इसे 18 में दूंगा तो 6 बार जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब मुझे पता है कि ये घन है कि नहीं। अब देखो पावर में एक एक्स्ट्रा करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए था 7। 7 आंसर कौन सा है, बी। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने दैट आर परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे वही पूछा गया पूर्ण घन बताने हैं, ऐसे इस संख्या के पूर्ण घन कौन कौन से होंगे, मतलब पूर्ण घन वाली संख्या बतानी है जो इसे पूर्णतया डिवाइड कर दे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 12 है ना इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 4 × 3। देख लो 4 की पावर 7 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 को मैं 3 की पावर 8 कर दे रहा हूँ, 2 की पावर 8 कर दे रहा हूँ, और 5 की पावर 8 कर दे रहा हूँ। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ 5 की पावर 9 है ही आपकी, और ये 8 है ना, ये 2 की पावर 30 हो जाएगी कि नहीं आगे चल के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखो 2 वाला पहले चेक कर ले रहे हैं, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं, ये 14 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 2 की पावर, और यहाँ पे ये 14, और ये वाला क्या है 8 हो जाएगा कि नहीं। 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। 22 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 22 और 30 52 हो जाएंगे कि नहीं। तो 2 की पावर 52 होगा कि नहीं। अब 3 में जैसे कैलकुलेशन की बारी आएगी तो ये 7 हो जाएगा कि नहीं, और ये 8 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो उस 3 की पावर टोटल कितना हो जाए, 7 दूनी 14 और एक 15 हो जाएगी कि नहीं यहाँ पे। अब 5 में देखते हैं कि 8 दूनी 16 और एक 17 हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब तो कोई ऐसा नंबर बचा नहीं जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया हो। अब मुझे पूछा गया परफेक्ट क्यू, तो मैं इसको 8 की पावर, जैसे मैंने 3 51 17 दिया 51, और एक जो बचेगा तो उससे कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 27 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी एक परफेक्ट क्यू मैंने बना दिया, ये भी। यहाँ पे देखो 125 3 से काटेंगे 5 बार 15 कट जाएगा, 2 बचेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अब मुझे निकालना क्या है वो देखो, यहाँ पे निकालना जो मुझे है ना डेटा, वो है आपका ये 17 है ना, तो यहाँ 18 हो जाएगा आपका, और ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 5 है तो 6, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और अब वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर इतने दैट आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। मतलब ऐसा मुझे नंबर बताने, वो नंबरों से ये डिविजिबल हो जाए, वो सारे नंबर बताने जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब हो। तो मान लिया वो नंबर ए होगा, क्या होगा वो नंबर ए, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पावर उस पर 2 होगी, परफेक्ट क्यू होगा तो पावर उस पर 3 होगी, मीन्स दैट पावर उस पर 6 होनी चाहिए। वो सारे मुझे नंबर बताने हैं। ओके, तो जो ये 20 है ना इसको मैं करूँगा 4 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, और यहाँ पे देखो 3 की पावर 8 आ जाएगा, ये एज इट इज़। ये 25 है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 5 की पावर 18। ओके, यहाँ जो 7 है ना 7 की पावर 10 मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब मुझे यहाँ पे जो 2 है ना, ये 4 है ना, 2 की पावर मेरा, इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता कि नहीं 2 की पावर 14। अब मुझे 2 की पावर 6 की पावर में कितना लिख सकता हूँ 2, और जो 2 पावर बचेंगी ना वो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो कभी बन ही नहीं सकती पावर 6। यहाँ पे देखो 5 की पावर 7 है ना, 5 की पावर मैंने 6 तो यहाँ कर लिया, और एक बचेगी उससे कोई मतलब ही नहीं होगी। ओके, 5 की पावर यहाँ पे देखो
3 की पावर मैंने 6 यहाँ पे कर लिया तो 2 बचेंगे 3, उससे भी नहीं मतलब होगा। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर मैंने यहाँ पे 6 कर लिया तो 6 तिया कितना होता है 18, तो 3 हो जाएंगे कि नहीं, इस टाइप से लिख लेंगे। 7 में मैं क्या कर रहा हूँ, 7 की पावर 6 और दूसरी बार में 12 हो जाता, लेकिन यहाँ है 10 ही, तो फिर जो 4 बचेंगे उनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। अब क्या मुझे निकालना परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हो, तो ये जो दोनों है ना इसमें एक एक्स्ट्रा 3 हो जाएगी पावर, यहाँ एक है ना तो ये एक एक्स्ट्रा होके 2 आने लगेगी, यहाँ पे भी एक है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी 2, यहाँ पे 3 है पावर तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करके 4, और यहाँ पे 1 है तो एक एक्स्ट्रा करके 2, इनका मल्टीप्लाई कर ले रहे। 3 दूनी 6 दूनी 12 चौको 48, 48 दूनी कितना होता है 96, तो आपका 96 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान संभव है। यहाँ पे देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये x है ना ये डिवाइड कर रहा है 732 को, किसको 732 को, तो मैंने ये देखा कि जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो शेषफल आया था आपका 12, क्या आया था 12, तो क्या ये वाला नंबर जब मैं इसमें से घटाएंगे तो 0 होगा, 3 में से बन जाएगा 2 और 7 आपका ये हो जाएगा। ओके, तो 720 होगा कि नहीं। यहाँ पे जब आपको ये पता पड़ गया कि यहाँ पे 720 है तो आपने x का टेबल पढ़ा होगा तो उसमें 720 आया होगा कि नहीं। तो मुझे वो x के सारे नंबर बताने होंगे कि किस किस के टेबल में 720 आता, बहुत सारे होंगे, तो मैं 720 के फैक्टर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 720 के जो फैक्टर होंगे ना मैं कर रहा हूँ इसको 8 इंटू 9, और इस जीरो को ना 2 इंटू 5 लिख ले रहा, इस जीरो को ना 2 इंटू 5 में, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ ये 8 और ये 2 कितने हो गए, 2 की पावर कितना हो गया होगा यहाँ पे 4, और 3 का मेरे पावर कितना हो गया 2, और 5 की पावर 1, यही तो हो गया होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूँ तो एक पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी, 5 हो जाएंगे यहाँ पे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 की जगह पे 2, तो होना कितना चाहिए था 5 या 15 दूनी 30, ठीक है, कितने आने चाहिए थे 30, लेकिन कुछ कम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी जुड़े होंगे जो कि 12 से छोटे नंबर होंगे, और हमें ना ये x की वैल्यू ना बड़ी होगी 12 से, क्योंकि कभी भी शेषफल 12 आ रहा है का मतलब क्या है कि ये नंबर 12 से बड़ा होगा। शेषफल कभी भी जिस भाग नंबर से हम भाग करते हैं उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये देख ले रहे हैं कि 720 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं और जो 12 या उससे छोटे हो। क्या 1 छोटा है, बिल्कुल सर, 2 से भी 720 डिवाइड होता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, बिल्कुल 72 हो जाता है, 7 से बिल्कुल नहीं होगा, 8 से 8 में 72 हो जाता है, 9 से भी हो जाएगा इसीलिए, 10 से भी होगा क्योंकि जीरो लगी है इसलिए 10 से भी हो जाएगा, 11 से तो होना नहीं है। क्या 12 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 12 छिंग 72 होता। तो ये नंबर देखो, अब 13 से मुझे नहीं चेक करना, मुझे 12 ही तक करना था, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये 10 नंबर क्या होंगे, घटाने पड़ेंगे आपको। जैसे ही 10 घटेंगे तो 30 में से तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। ओके, नेक्स्ट देखो n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। यहाँ पे मैंने सबसे छोटा नंबर मुझे 4 की पावर 11 है वो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा एक पावर, और यहाँ पे 2 पावर, 4 चौको 16 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 3 पावर फिर बच जाएंगी, कितना हो जाएगा 64। अब मैं इनको ऐड कर ले रहा हूँ, ये 64 है, इसमें 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 70, और ये एक जोड़ेगा 80। ओके, 80 और 5 85, और ये हो जाएगा तब तक 2 की पावर 22, और ये बन गया 85। शायद मैं इसी नंबर को लिख दूंगा 2 की पावर 22 और 17 पना 85 होगा कि नहीं, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे धनात्मक गुणनखंड निकालने, तो पावर में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कर देंगे, पावर में एक एक्स्ट्रा कर देंगे और पावर में फिर से एक एक्स्ट्रा कर देंगे। तो ये तो आपके दो दो हैं कि नहीं, इनका मल्टीप्लाई होगा 4 और 4 का इस 23 में मल्टीप्लाई होगा, 23 को 92 होता है कि नहीं, तो 92 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यदि एक और रूट एन के बीच एन के 14 गुणनखंड हैं, कितने, एन के 14 गुणनखंड हैं, तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या। अब एक चीज़ देख ले रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छी सी चीज़ है कि जैसे कि मैंने कहा 100 लिया नंबर, ओके, इसके कौन सा लिया नंबर, 100, ये 100 नंबर है आपका। इसके देखो मैं फैक्टर बता रहा हूँ क्या क्या है, क्या बना है इसका फैक्टर, बिल्कुल सर 2 भी है आपका, और क्या होगा इसका, 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 10, ओके, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 17 18 19 20, ओके। कितने हो गए, 3 और 3 6, और एक ये 25 हो जाएगा, 7वां, और 8वां ये हो जाएगा, और 9वां ये खुद अपने आप में वही संख्या हो जाएगी 100। 9 होंगे कि नहीं इसके फैक्टर। अब देखो यहाँ पे 1 और ये 100 एक दूसरे के टच में है, 2 और 50 का गुणा करें तब भी ये 100 बन रहा है, 4 और 25 का मल्टीप्लाई करें तब भी ये 100 बना रहा है, 5 का इस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 520 से तब भी 100 बन रहा है। तो इस 10 को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ √100, लिख सकता। मैंने ये देखा कि यही तो है √n के बराबर, यही तो है √n, यही नंबर है कि नहीं आपका √n, इसी को कह देंगे √n। तो मैंने देखा कि 1 और √n के बीच में कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे भी इस और इस नंबर के बीच में उतने ही तो हैं, किस किस के, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के बीच में 1 2 और 3 है कि नहीं। तो मुझे यही देखना है कि 1 ये रहा और √n के बीच में ये कह रहा है कि आपके कितने गुणनखंड हैं, यहाँ पे 14 गुणनखंड हैं। तो एक जो लास्ट का नंबर होगा ना, और इस ये वाला यहाँ पे भी 14 हो जाएंगे, तो 14 ये हो गए, 14 ये गुणनखंड हो गए, एक ये 14 दूनी 28 और एक 29 30 और एक 31, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने होंगे, 31, ओके। n सबसे छोटी संख्या है, जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है और n/3 एक पूर्ण घन है, फिर n के विभाजकों की संख्या। तो पहले तो ये देख ले n/2 क्या है कि ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, मान लिया ये एक नंबर x है ना, इसका स्क्वायर करने पर n/2 बन रहा है, देख लेना। अब इस नंबर n/3 जो ये नंबर है ना, अब ये कोई नंबर दूसरा होगा जिसका घन करने पे ये मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, इंटीजर संख्या, ये लिखना भूल गए हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इंटीजर संख्या होनी चाहिए। क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में, करने से देखते हैं क्या मिलता है, n² मिल जाएगा इक्वल टू, ये 3 दूनी 6 होता, वो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ओके, x² बाई की। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आती, अंडर रूट करेंगे तो √6 आएगा कि नहीं, फिर x आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे y√y। अब मेरे से ये कह दिया गया है कि n एक इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो है ना रूट मुझे ये कह रहा है कि हम इंटीजर से जब भी निकलेंगे जब मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखेंगे तो फिर ये वाला मेरा नहीं निकल पाएगा। तो मैं ऐसा सोचूं कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम ही ना कर दें, तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 6। कन्फर्म हो गया y की वैल्यू, तो यहाँ पे रख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 6, n/3 मैं इधर पहुँचा दे रहा हूँ, और y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 6 का क्यूब। और इसमें पूछा गया है n के विभाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे गए हैं,
तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को ना, ये जो है ना, यहाँ से 2 की पावर मेरे कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ से देखो 2 की पावर मेरा 3 निकल के आएगा कि नहीं यहाँ से, और यहाँ से देखो 3 की पावर 3 और एक ये पावर, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो एक एक्स्ट्रा पावर से, यहाँ पे भी पावर से एक एक्स्ट्रा कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 20। आपका 20 क्या हो जाएगा आंसर। 20 कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका 20। ओके, तो आपका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उन गुणनखंडों का गुणनखंड जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर हैं, संख्या n के बराबर है, तो पता लगाएं n के कितने गुणनखंड हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, उन गुणनखंडों का गुणनखंड जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर हों। तो एक नंबर है ना, इसका एक गुणनखंड तो यहाँ पे है 19वें प्लेस पे, और एक गुणनखंड इसका है 35वें प्लेस पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो नंबर यहाँ से 35वें प्लेस पे है ना, और ये है ना, तो पता ना यहाँ से इसका 19वां स्थान है ना, तो इधर से भी इसी नंबर का 19वां स्थान हो जाएगा कि नहीं। जब तुम्हें पता हो कि किसी पंक्ति में राम का स्थान मान लो लेफ्ट साइड से 35 है, और राम का स्थान राइट साइड से 19 हो, तो पता राम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबरों को जोड़ लेते हो आप, और क्या करते हो, एक को घटा देते हो। तो ये एक घटाएंगे, ये 18 ही बन जाएगा। ओके, पहले, और 8 5 कितना होता है 13, 13 का लास्ट का यूनिट डिजिट यही रहा 53 वाला। ओके, दो अभाज्य संख्याएं पी क्यू हैं, तो पी इंटू क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो जब कोई अभाज्य संख्या, जैसे मैंने 2 ले ली है, इसकी पावर 1 होगी कि नहीं, तो इसका गुणनखंड या तो 1 होगा या वो नंबर होगी, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं कि नहीं। तो p की पावर भी 1 होगी और q की पावर भी 1 मान लें। ओके, न्यूनतम पूछा इसीलिए, तो इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऑलवेज इक्वल टू होता है 3abc। देखो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, देखो ये 73 है कि नहीं, और ये -40 है कि नहीं। किसी को लग रहा है सर यहाँ तो मैंने प्लस साइन लगाया था, और आप कैसे कह रहे हो, तो इस नंबर को मैं फिर से एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये 73 है कि नहीं, ये प्लस है, ये अंदर चला जाएगा क्योंकि पावर 3 है कि नहीं, और इसको ऐसे लिख दूंगा कि नहीं। यहाँ पे प्लस लगाया और ये -33 की पावर, ये हो गया 3, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तो ये देखो यहाँ से मैंने ये 33 उठा, इनको ऐड करने से 0 बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर जो है ना इक्वल किसके हो जाएगा 3abc के, मतलब ये नंबर हो जाएगा 3 इंटू 73 इंटू -40 इंटू -33। तो माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ जो है ना, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे 73 तो किसी से भी नहीं कटेगा आपका। यहाँ पे 33 है ना, इसको लिख देंगे 3 इंटू 11। ये 40 है ना, 8 इंटू 5। तो देखो 8 को मैं लेके आया 2 की पावर 3। ओके, 3 की पावर कितनी है 1 है कि नहीं यहाँ पे, और ये देखो, और एक ये और रही है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। ओके, 5 की पावर कितनी है 1 है, और 11 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है कि नहीं, और यहाँ पे 73 की पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पे देखो पावर से एक एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, पावर से एक एक्स्ट्रा करेंगे 3 हो जाएगा, पावर से एक एक्स्ट्रा करेंगे 2 हो जाएगा, पावर से एक एक्स्ट्रा करेंगे 2 हो जाएगा, पावर से एक एक्स्ट्रा करेंगे फिर 2। चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इधर हो जाएगा, और 8 दिया 24, और 24 चौको कितना होता है आपका 92, 24 चौको 96, सॉरी
फॉर दैट। थोड़ा सा गलत टेबल पड़ गया था मेरे पे लास्ट में। फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ इतने डिविजिबल बाई 24। तो मुझे वो सारे फैक्टर बताने, वो ऐसे नंबर्स बताने जो इस नंबर को तो भाग दें, लेकिन वो सारे के सारे 24 के और होने चाहिए मल्टीपल। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है ना, इसी में से मैं 24 जो है ना कैसे बनेगा, 8 इंटू 3 से बनता है कि नहीं। मीन्स दैट 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। पहले मैंने कहा था कि 10 के ऐसे कौन से होंगे, तो मैंने क्या किया था, मैंने 10 बना लिया। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 को बाहर ले रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 जैसे ही बाहर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 4 बच जाएगा आपका, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर क्या बचेगा, 4। ओके, तो पावर में एक एक्स्ट्रा करेंगे कि नहीं, यहाँ से में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, 4 है तो ये 1 है तो 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, या 4 है तो आपका 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो, पाँचों को 20 और 20 का 5 में गुणा करेंगे 100 और 100 का 2 में 200, तो आपका आंसर क्या होगा, 200। यहाँ देखो, 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड हैं। बहुत अच्छी बात है, ये देखो विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या, किस किस संख्या के होते हैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे कि मैंने देखा कि 1 का स्क्वायर है, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल। इसके जो है ना विषम गुणनखंड होंगे कि नहीं, केवल और केवल 1 ही होगा। मैंने 2 का स्क्वायर लिया मैंने, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। मैंने 3 का लिया, तो क्या निकलेगा मेरा इसका, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा। तो तुम्हें ये पता पड़ गया कि विषम गुणनखंड कभी भी निकालने तो वो सारे परफेक्ट उसके नंबर होंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 225 से कम हो। 1 भी होगा वो नंबर, 1 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो नंबर, 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा वो नंबर, क्योंकि विषम चाहिए ना, इसीलिए मुझे स्क्वायर लगाना पड़ रहा है। ये 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। मैंने ना 14 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये एक 15 का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो कह रहा है कम होना चाहिए, तो 15 वाला तो जुड़ेगा नहीं। तो ये कितने नंबर हो जाएंगे टोटल के टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 नंबर हो गए कि नहीं, तो 14 इज द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के समगुणनखंड हैं। क्या है, समगुणनखंड। समगुणनखंड कैसे निकलेंगे, तो मैं 100 प्राकृतिक संख्याएं जो है ना, 100 तक का मैं विषम निकाल ले रहा हूँ, और टोटल में से विषम वालों को हटा दूंगा तो सम ही बचेंगे। मतलब यहाँ से देखो, ये जो है ना 100 प्राकृतिक संख्याओं में देख लेते हैं, तो मुझे पता है कि विषम वाला कौन होगा, 1 का स्क्वायर हो जाता है, ये भी विषम बनाता है 2 का स्क्वायर, और डॉट 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 10 का स्क्वायर। मीन्स दैट ये सारे नंबर जो है ना, ये तो विषम बनाएंगे फैक्टर, क्योंकि इस पे पावर सम है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा नहीं होती है, पावर 3 हो जाती है। यहाँ भी देखो विषम हो रही है कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 10 नंबर तो ऐसे हैं 100 तक में जो कि विषम बना रहे हैं। तो और टोटल आपकी 100 संख्याएँ हैं, तो 100 में से ये 10 नंबर हटा देंगे तो आपके सम वाले बच जाएंगे कि नहीं, तो सम वाले बचेंगे 90, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए आप, 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड। पहले क्वेश्चन था कि विषम गुणनखंड होंगे, तो विषम गुणनखंड में तो मैं सारे ले रहा था, चाहे आपको मुझे 9 बोला जाए चाहे 8 बोला जाए, क्योंकि वहाँ पे ना जैसे मुझे 8 बोला गया ना, देख रहे हैं ना, तो ये 8 का स्क्वायर मैंने क्या हुआ, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये नंबर, 4 से भी कट जाएगा ये नंबर, और आगे भी कटता जाएगा कुछ नंबरों से। ओके, लेकिन मैंने ये क्या, केवल 3 गुणनखंड हो, तो 3 गुणनखंड केवल उन संख्याओं के होते हैं जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर बताना और 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या बतानी है। तो शायद मैं सबसे छोटी 3 एक
नंबर है 11 का स्क्वायर जो होता है ना 121 होता है, जो कि ये 3 अंकीय संख्या बनाता है। ओके। और 3 अंकीय संख्या सबसे बड़ी होती है 999। और मुझे पता है 31 का स्क्वायर जो होता है ना जाके आपका, वो होता है 961। ओके। अब 32 का करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 4 नंबर की बन जाएगी। तो मुझे 11 से लेके 31 तक वो सारे नंबर लेने हैं। तो 11 भी मेरा होगा, ठीक है। 13 भी प्राइम नंबर होता है, 17 होता है, 19 हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। कितने नंबर हो गए ये? 7 नंबर है। तो आंसर कितना हो गया? 7। ओके। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए।